क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने आपको पिछले टर्म पे केमिस्ट्री में काफी सारा रिवीजन कराया था। हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब हुआ कि जो एल्केन्स होंगे उनके आगे हेलोजेंस ग्रुप लगे होंगे, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, जो आप जानते हैं। और हेलो एरीन्स का मतलब हुआ कि जो एरीन्स ग्रुप है, जैसे कि बेंजीन, उसके आगे क्या लगा होगा, हेलो ग्रुप्स लगे होंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे IUPAC, IUPAC नेमिंग। तो सबसे पहले हम IUPAC नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको IUPAC नेमिंग करनी है, वो कंपाउंड आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, CH3, CH2, फिर CH, और ब्रैकेट में बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है Cl, और आगे लिखा होगा CH3। तो इसका आपको कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नाम दोनों पता होना चाहिए। और आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कभी भी अगर इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखा हो तो आप उसको सिंप्लीफाई करके, यानी कि वो ब्रांच होती है एक तरह से, उस ब्रांच को आप नीचे ला करके भी लिख सकते हैं, यानी वो कुछ इस तरह से कंपाउंड नजर आएगा। तो कभी भी ब्रैकेट्स इस तरह से बनाए जाए तो समझ लीजिएगा कि वो ब्रांच में है, ठीक है ना। वो लगातार सीरीज में नहीं जुड़ा हुआ है, वो ब्रांच में लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। तो IUPAC नेमिंग तो कोई भी बता सकता है। क्या होगी इसकी IUPAC नेमिंग? जहां से Cl नियरेस्ट होगा हम वहीं से काउंटिंग करेंगे। तो इसका IUPAC नेम भी एकदम सही सही लिखना, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। तो ये इसका IUPAC नेम है एकदम सही तरीके से। मैंने पहला लेटर कैपिटल लिखा है, ये बात आपको भी ध्यान देनी होगी, 2-क्लोरोप्रोपेन। और अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग ना करके एक कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसका कॉमन नेम भी आपको लिखना होगा। तो क्या आप इसका बता सकते हैं कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम लिखने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसका कॉमन होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो मैंने आपको बताया था इस तरह की नेमिंग का क्या कैसे की जाती है। तो जिसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आप इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। यहाँ पे आइसो नाम का वर्ड अभी आप नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। आइसो नाम का वर्ड आप तभी यूज करते हैं जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच होती है। यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आइसो वर्ड नहीं यूज करेंगे। इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी का मतलब जो आपका क्लोरीन है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और यदि कोई एलिमेंट 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। 4 से जुड़ा होता है तो हम उसको टर्ड कहते हैं। तो इसका क्या नाम हुआ? इसका नाम हुआ सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है। तो इस तरह के नाम जब एग्जाम में आते हैं तो ज्यादातर लोग इसके स्ट्रक्चर गलत बनाते हैं। इसका नाम ज्यादातर लोग लिखते हैं आइसो से स्टार्ट करते हैं, जो कि नाम गलत हो जाता है। तो आइसो आप तभी यूज करेंगे जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच हो, अदरवाइज आप नहीं यूज करेंगे जल्दी उसको। तो इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम, जो कि आपके पास अगर एग्जाम में आता तो आप 100% उसको गलत कर देते हैं। तो ये आपका A पार्ट हो गया। अब आप B पार्ट देखिए। सबसे पहले हमारे पास जिस तरह से लिखा रहता है, अगर एग्जाम में लिखा हुआ आएगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा। इसको आपको ओपन खुद से ही करना पड़ेगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा कि ये जो कार्बन है उस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हैं। देखिए इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस तरह से अगर कभी भी ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि वहां पे ब्रांच होगी। उसके बाद क्या लगा हुआ है? इस कार्बन के साथ CH2 है और Br है। आप चेक कर लीजिए हर कार्बन की वैलेंसी पूरी तरीके से सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसकी IUPAC नेमिंग लिखेंगे। तो अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो वहां पर पहले कार्बन पे Br लगा है और लेफ्ट हैंड साइड पे पहले कार्बन पे कुछ भी नहीं है।
तो हम यहां से काउंटिंग करेंगे और ये आपकी 3 कार्बन की चेन कहलाएगी। तो पहली पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, और दूसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। तो इसका क्या नाम होगा, इसका एकदम सही नाम अगर आप लिखना चाहें तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा 1 ब्रोमो, दिस इज 1 ब्रोमो, दिस इज ब्रोमो नॉट ब्रोनो, ब्रोमो, इट इज 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल। कई लोग आईयूपीएसी नाम जानने के बाद भी उसको गलत तरीके से लिखते हैं, तो उनका गलत हो जाता है। दिस इज द आईयूपीएसी नेम, तो आपको इसका आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा वर्जन एक्सटेंड करें और इसके कॉमन नेम की तरफ ध्यान दें, तो आपको कॉमन नेम आपको सोचना पड़ेगा कि कॉमन नेम क्या होता है। तो कॉमन नेम अब आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन नेम हम इसका किस तरह से लिखें। तो इस कंपाउंड को मैं दोबारा बनाता हूं और सोचता हूं ये कॉमन नेम किस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसका कॉमन नेम लिखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले आप गिन लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5। तो ये पेंटिल ब्रोमाइड होगा। जैसे ऊपर वाला ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, क्या था, ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, ध्यान दीजिए ऊपर वाले में, सॉरी वो ब्यूटाइल क्लोराइड था। वैसे ही नीचे वाला क्या होगा, ये पेंटाइल ब्रोमाइड होगा। लेकिन ये कौन सा पेंटाइल ब्रोमाइड होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही खास बन गया है क्वेश्चन, क्योंकि इसका नाम ज्यादातर लोग गलत लिखते हैं। इसका नाम ज्यादातर लोग गलत लिखते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड क्यों है, क्योंकि 4 कार्बन तो ब्यूटाइल और क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो ब्यूटाइल क्लोराइड से तो आप क्लियर है। लेकिन यहां पर आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर वो बातें क्लियर नहीं हो पा रही होंगी आपको। तो ये कौन सा ब्रोमाइड है, ये तो बात क्लियर है कि 5 कार्बन की चेन है, तो ये पेंटाइल ब्रोमाइड होगा, दिस इज पेंटाइल ब्रोमाइड। लेकिन ये कौन सा पेंटाइल ब्रोमाइड है, ये आप हो सकता है लिखने में गड़बड़ कर जाए। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आईयूपीएसी नेमिंग लिखने में आप कहां अभी भी गलती कर रहे हैं। आपने देखिए सेकेंडरी का एस छोटा लिखा हुआ है, ब्यूटिल का बी कैपिटल लिखा हुआ है, उसी तरीके से पेंटिल का पी बड़ा लिखा हुआ है। इसके आगे जो प्रीफिक्स आएगा वो स्मॉल कैटेगरी में ही होगा, ये ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि आप सेकेंडरी का एस कैपिटल लिख दें, ठीक है ना। तो वैसे ही बच्चों ये वाला जो कार्बन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कार्बन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन इटसेल्फ कितने कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन जुड़ा है 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का लोगों को क्वेश्चन लगता है और गलत हो जाता है। तो इसके आगे जो होगा दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप। अब मैं आपको नियो ग्रुप की पहचान बताता हूं, व्हाट इज नियो ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, नियो ग्रुप की मैं आपको पहचान बता रहा हूं, आप पहली बार देख रहे हैं इसको। नियो ग्रुप की पहचान ये होता है, तो दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप। अगर इस तरह से आपके पास ये अटैचमेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप, दिस इज नियो ग्रुप, दिस इज नियो पेंटिल ब्रोमाइड, तो दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप। और अगर आप इस सर्कल को पूरा सही से ड्रॉ करें, क्योंकि मेरे से एक कार्बन छूट गया, तो दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप, ये नियो ग्रुप है आपका। तो नियो ग्रुप अभी जो मैंने बताया वो है आपका, दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप। तो आपको नियो ग्रुप क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज नियो ग्रुप, क्योंकि ये कॉमन नेमिंग में आता है। तो इसका कॉमन नेम आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि कॉमन नेम क्या है। दिस इज द करेक्ट कॉमन नेम, क्योंकि ज्यादातर टीचर इसको गलत नाम लिखते हैं इसका। दिस इज नियोपेंटिल ब्रोमाइड, नियोपेंटिल ब्रोमाइड नाम है। अगर आप इस ग्रुप को ध्यान दें तो आपका काम बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप, ठीक है ना। वरना आपके पास जब 4 ऑब्जेक्टिव में आंसर्स दिए होंगे तो उसमें आप ये तो समझ जाएंगे कि ये ब्रोमाइड है या पेंटिल ब्रोमाइड है। अब पेंटिल कौन सा ब्रोमाइड है, वो सेकेंडरी भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है, नियो भी हो सकता है, टर्ड भी हो सकता है। तो आप नियो ग्रुप की पहचान कर लीजिए, इससे आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका सी पार्ट है, उसमें आपको दिया हुआ है, फिर से मैं आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं।
क्योंकि ये भी क्वेश्चन ज्यादातर लोगों का गलत होता है। इसका आपको IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम दोनों लिखना है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH3 CH3Br। अगर आप इसका नाम देखेंगे तो नाम के पहले आप पेन कहेंगे ये ब्रोमाइड है, और कितने कार्बन है यार, 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो लेकिन कौन सा ब्यूटाइल ब्रोमाइड है? तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि व्हाट इज नियो ग्रुप और व्हाट इज टर्ड ग्रुप। तो मैंने अभी आपको बताया था दिस इज कॉल्ड नियो ग्रुप, लेकिन अब मैं जो आपके सामने बनाने जा रहा हूं दिस इज कॉल्ड टर्ड ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? टर्ड। तो जैसे मेढक की टर 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 आवाज आती है, उसी तरीके से इससे टर्ड यानी कि 4 कार्बन, तो उसका नाम क्या होगा? टर्शरी। दिस इज कॉल्ड टर्शरी, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। ये जो मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके लिए टर्शरी लगाते हैं। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन वो एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, इसलिए इस नए तरह के ग्रुप का नाम था नियो। और इसके पहले वाले में सेकेंडरी तो आपको क्लियर था ही, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा था, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा था वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां कहां पे कौन सा वर्ड यूज करना है। दिस इज टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो दिस इज द कॉमन नेम। और अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग देखें तो वो तो आप लिख ही सकते हैं, वो बहुत ही आसान है। तो कैसे लिखेंगे IUPAC नेमिंग? सबसे पहले लिखेंगे 1 2, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो कि 2 ब्रोमो है, ध्यान दीजिएगा ये 1 ब्रोमो है कि 2 ब्रोमो है, ध्यान दीजिए। दिस इज कॉल्ड 1 ब्रोमो कि 2 ब्रोमो। इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? अगर आप इस तरह से लिखने वाले हैं तो आपका IUPAC नाम बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि IUPAC नाम की पहचान होती है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन लीजिए। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें 2 कार्बन की नहीं है, इसमें 2 कार्बन की नहीं है, इसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो आप कहां से लेंगे? काउंटिंग कहां से करेंगे? 3 कार्बन से। तो 1 2 3। तो ज्यादातर लोग इसमें भी गलत करते हैं और रूल भूल जाते हैं कि हमें चेन वो लेनी है और जो लॉन्गेस्ट भी हो और जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी नियरेस्ट हो। तो सारी बातों को ध्यान रखते हुए ही हम पेरेंट चेन लेते हैं। तो उसका नाम अब आप लिख सकते हैं, इसका नाम है 2 ब्रोमो। दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं प्रोपेन, क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आता है, मिथाइल एम बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि टर्ड ग्रुप कौन सा होता है, क्योंकि आज के बाद आप पूछेंगे नहीं कि व्हाट इज टर्ड ग्रुप, व्हाट इज नियो ग्रुप। तो नियो ग्रुप इज डायरेक्टली जो होता है, आप देख सकते हैं किस तरह से नजर आ रहा है। दिस इज कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम और दिस इज IUPAC नेम। तो सभी बच्चे एक बार इस बात को रिवीजन भी कर सकते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसमें मूव कर रहे हैं। तो आपने चौथा पार्ट देखना है। आपको IUPAC नाम लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम लिखना तो आपके लिए बहुत ही कार्बन, यहाँ पर 2 चेन है, 2 कार्बन है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डबल बॉन्ड होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे आखिरी में आता है, उसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथीन या 1 क्लोरोइथीन। क्या लिख सकते हैं? 1 क्लोरोइथीन। तो दिस इज कॉल्ड IUPAC। ये कैसा नेम है? IUPAC। और मैंने आपको इसका ऑलरेडी पहले ही सिखा रखा है कि कॉमन नेम क्या होगा, क्योंकि जब आपने क्लासेस अटेंड की थी तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर इस तरह का ग्रुप नजर आए तो इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? दिस इज कॉल्ड विनाइलिक ग्रुप। क्या कहते हैं? विनाइलिक ग्रुप। उसी तरीके से मैंने आपको एलाइलिक ग्रुप भी बताया था। तो अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे
तो कॉमन नेमिंग में इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा? विनाइल क्लोराइड। तो उसका आप कॉमन नेम लिख सकते हैं, दिस इज विनाइल क्लोराइड। तो सभी बच्चों को इनका कॉमन नेम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। अगला पार्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या कहते हैं? एलाइलिक ग्रुप। और एलाइलिक और वेनाइलिक में मैंने आपको ये भी क्लियर किया है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एलाइलिक ग्रुप, ड्यू टू इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से। अब बच्चों आप इसका नाम अपनी कॉपी में खुद लिख सकते हैं। एलाइलिक वाले का तो नाम काफी इजी है, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। Cl लगा होता तो एलाइलिक क्लोराइड, Br लगा है तो एलाइल ब्रोमाइड। तो इसका कॉमन नेम होगा एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम होगा, वो आप चेक कर लीजिए। और IUPAC नेम चेक करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड से लेते हैं तो पहले कार्बन पे Br है, और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो पहले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट होता है और डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप की पीरियोडिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से, इसलिए हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे। तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रोपीन। इसका नाम है 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो ये वाला ई पार्ट भी आपको मैंने बच्चों क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा हम डिफिकल्ट देने जा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बेंजीन रिंग ली है, उसमें एक Cl लगाया है और उसके बगल वाली पोजीशन पे मिथाइल लगाया है। आपको इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप क्लोरोबेंजीन को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। आप टोलुइन को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो फिर तो आप आराम से नाम लिख देते हैं, फिर आप आराम से नाम इसका लिख सकते हैं। लेकिन नाम लिखते समय दो कंफ्यूजन है कि हम क्लोरीन की कहें कि ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है, कि मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन पे कहें कि क्लोरीन है। ये बातें नहीं क्लियर हो रही है। तो ये बातें क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो टोलुइन होता है उसी को एज अ प्राइमरी ग्रुप लेना पड़ता है। ये आप याद रखेंगे। जो टोलुइन है, टोलुइन तो आप जानते हैं ना टोलुइन क्या होता है, उसी को आप प्राइमरी ग्रुप लेंगे। दिस इज योर टोलुइन। और टोलुइन की आपने ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगाया, तो उसका नाम होता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। इसका नाम क्या है? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और ये कौन सा नाम है? दिस इज कॉमन नेम, नॉट IUPAC नेम, दिस इज द कॉमन नेम। लेकिन अगर हम इसका IUPAC नाम करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि हम गिनती कहां से चालू करें, क्लोरीन से कि मिथाइल से। दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप कहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन पहले आता है, इसलिए आप क्लोरीन से करिए 1 2 3 4 5 6। तो अब आप इस तरह से समझ गए होंगे। तो पहली पोजीशन पे क्या है? क्लोरो, और दूसरी पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्या लिख सकते हैं? 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो क्लोरो का C कैपिटल कर लीजिएगा, IUPAC नेमिंग लिखते समय पहला लेटर जरूर कैपिटल लिखिएगा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो बच्चों इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम में अंतर बना के रखिएगा, कई लोग सब कुछ एक ही कर देते हैं। तो ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम आपका ऊपर लिखा है, दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ठीक है ना? तो टोलुइन के रिस्पेक्ट में ही हम क्लोरीन को डिफाइन करते हैं, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में हम टोलुइन को डिफाइन मिथाइल को डिफाइन
नहीं करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। आईयूपीएसी नाम में इसका कॉमन नेम ज्यादातर लोग गलत लिखते हैं, वो लिखते हैं ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन। क्या लिखते हैं? ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन। लेकिन ये इसका नाम नहीं है, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ठीक है ना? क्योंकि टोलुइन एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है, वो आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट जी पार्ट। अब आपको अगली आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। ये है CH2Cl। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग आप लिखेंगे। अगर बेंजीन पे क्लोरीन लगा होता तो आप क्लोरीन लिख देते, लेकिन मैंने आपको सिखाया है कि अगर बेंजीन पर कोई भी इस तरह से CH2+ लगा देता है तो इसका नाम, या CH2- लगा देता है, तो ये सब कौन से ग्रुप होते हैं? इनको कहते हैं बेंजिल। CH2+ है तो बेंजिल कैटायन, CH2- है तो बेंजिल एनायन। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजिल क्लोराइड। दिस इज बेंजिल क्लोराइड। तो दिस इज द कॉमन नेम, नॉट आईयूपीएसी नेम। ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम अब आप लिखेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम आप किस तरह से बताएंगे, ये अब आप पे डिपेंड करता है। आईयूपीएसी नाम किस तरह से बताएंगे, इसका आईयूपीएसी नाम बहुत ही ज्यादा लोग नहीं लिख पाते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बाहर CH2Cl लगा हुआ है। दिस इज CH2Cl, और यहाँ बाहर एक कार्बन की चेन है जिसपे एक क्लोरीन नाम का फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो हम इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं क्लोरोफिनाइल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिनाइल, या 1-क्लोरो 1-फिनाइल। ध्यान दीजिएगा, या तो आप ऐसा कहिए 1-क्लोरो 1-फिनाइल, क्योंकि पहली पोजीशन पे बेंजीन का आईयूपीएसी नाम फिनाइल होता है, तो आप 1-क्लोरो 1-फिनाइल भी कह सकते हैं, या क्लोरोफिनाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो इसका नाम होता है क्लोरोफिनाइल मीथेन। इसका नाम है क्लोरोफिनाइल मीथेन। ये सभी बच्चों को याद रखना होगा। दिस इज क्लोरोफिनाइल मीथेन। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम और कॉमन नेम में, कॉमन नेम ज्यादा आसान होता है, इसलिए आप आगे चल के ज्यादातर जब लिखते हैं तो आप कॉमन नेम ही लिखते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नाम ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये गलत होगा, जबकि ये एक सही नाम है, क्लोरोफिनाइल मीथेन। तो ज्यादातर लोगों को बेंजीन का आईयूपीएसी नाम ही नहीं पता होता है। तो बेंजीन का आईयूपीएसी नाम होता है क्लोरोफिनाइल मीथेन, उसमें फिनाइल बेंजीन का आईयूपीएसी नाम है। तो आपने कितने पार्ट देख लिए? ए बी सी डी ई, ABCDEFG। अब आप देखेंगे H। तो H वाला पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हमने लिख दिया CH2Cl2। इसका आपको आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन नेम क्या होता है, या आईयूपीएसी नाम लिख लीजिए। आईयूपीएसी नाम तो कोई भी लिख सकता है। एक कार्बन की चेन है और उसी कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगे हैं, तो क्या लिखेंगे? 1,1 डाइक्लोरोमीथेन लिख सकते हैं, या 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन। दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। दिस इज आईयूपीएसी नेम। और लेकिन अगर हम कॉमन नेम का है तो कॉमन नेम ज्यादातर लोग इसका नहीं जानते, तो इसका नाम होता है मिथाइलिन। दिस इज ग्रुप कोर्स कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड। इसका नाम होता है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड। आई पार्ट आपके सामने आ रहा, CHCl3। इसका कॉमन नेम सभी लोग जानते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। कॉमन नेम इसका सभी लोग जानते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। कैसा नेम है ये? कॉमन नेम।
लेकिन अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज क्या होना, अब आप तो समझ गए होंगे। जिससे आपने ऊपर लिखा डाइक्लोरोमीथेन, वैसे आप नीचे भी लिख सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट पार्ट CHBr3, जैसे CHCl3 का कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, वैसे ही CHBr3 का कॉमन नेम होता है ब्रोमोफॉर्म। इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। Bromoform is CHBr3. This is the common name. This is common name, not IUPAC name. और अगर हम इसका लिखना चाहें कौन सा नाम, IUPAC नाम, तो उसका नाम होगा ट्राइब्रोमोमीथेन। This is ट्राइब्रोमोमीथेन। ठीक, अब हम के वाला पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास CCl4, कॉमन नेम सभी लोग इसका जानते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम। फिर है नेक्स्ट टेट्राक्लोरोमीथेन, वो उसका होता है IUPAC नाम, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये आपको याद रखना होगा। दिस इज IUPAC और एक है कॉमन, तो दिस इज द कॉमन नेम और दिस इज IUPAC। कभी कभी लोग IUPAC को कॉमन समझ लेते हैं, कॉमन को IUPAC समझ लेते हैं, तो वो गलती मत करिएगा। ABCDEFGHIJKL, L वाला पार्ट है CH3 CH2 CH2F, इसका IUPAC नाम लिखना है। और कॉमन नेम IUPAC नाम तो काफी इजी है, क्योंकि Cl लगा होता तो आप लिखते 1 क्लोरोप्रोपेन, फ्लोरीन लगा है तो आप लिखेंगे 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन। दिस इज IUPAC नेमिंग। और कॉमन नेमिंग क्या होगी, ये एकदम स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए होता है प्रोपाइल, ठीक है ना। लेकिन यही जो फ्लोरीन है, अगर वो दूसरे कार्बन पे जुड़ा होता तो हम लोग क्या लिखते सेकेंडरी फ्लोराइड। क्या लिखते, सेकेंडरी प्रोपाइल फ्लोराइड। अगर ये फ्लोरीन सेकेंड कार्बन पे जुड़ा होता तो हम क्या लिखते, सेकेंडरी प्रोपाइल फ्लोराइड। याद है ना, अभी आपने ऊपर ऐसा किया था। लेकिन ये तो एकदम स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए कहते हैं एन प्रोपाइल फ्लोराइड, एन प्रोपाइल फ्लोराइड। तो आपको ये अब नेमिंग क्लियर होनी चाहिए पूरी तरीके से। ओके बच्चों, तो मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया था कि आपके पास C5H11Br है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है, आपको उसके आइसोमर बनाने थे और आइडेंटिफाई करना था उसमें कौन सा आइसोमर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, और उसकी IUPAC नेमिंग भी आपको लिखनी थी। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो काफी आसान काम है। सबसे पहले आप क्या करिए, आइसोमर लिखने के लिए कार्बन को अरेंज करना होता है। जैसे मैं पहला आइसोमर लिखता हूँ और कार्बन को अरेंज करता हूँ, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो मैंने पांचों कार्बन अरेंज कर, और पांचों कार्बन अरेंज करने के बाद मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि अगर ये एल्केन होता तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी कि 5 2 10 11 12, C5H12 होता है एल्केन का फॉर्मूला। लेकिन एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके ब्रोमीन लगाया गया। इसका मतलब इससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सब एल्केन सी होंगे, क्योंकि ये एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि ब्रोमीन की भी वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है, और ब्रोमीन को अगर हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं या हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो फॉर्मूला है ये एल्केन का ही है। तो ये पहले बात आपको क्लियर होना चाहिए
कि आप एल्केन के ही फॉर्मूलेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन या एल्कीन का फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो सकता, या कोई भी साइकिल सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी साइकिल्स होती है विदाउट डबल बॉन्ड वो सारी एल्कीन्स के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर कोई भी एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5 कार्बन को अरेंज करते हैं, उसमें Br लगाते हैं। तो 5 कार्बन को अरेंज करके आप Br कहां कहां लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर एक Br तो हम फर्स्ट पोजीशन पे लगा सकते हैं, उसके बाद अगर आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो वो हाइड्रोजन 11 ही होंगे, आप लगा के चेक कर लीजिए। तो पहला कंपाउंड आपकी स्क्रीन पे सामने है, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो पेंटेन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ब्रोमीन है वो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ब्रोमी या ऐसे कह सकते हैं कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी, और प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री हैलाइड भी कहते हैं। दूसरा बनाने के लिए आप फिर से अपने 5 कार्बन अरेंज कर लीजिए और ब्रोमीन की पोजीशन बदल दीजिए, और जैसे ही आप बदलेंगे इसका नाम आ जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमो पेंटेन। उसके बाद आप ध्यान से देखें कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी हैलाइड है। तो सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं थर्ड बनाने जा रहा हूं। थर्ड आप बनाने के लिए अगेन आप जो है 5 कार्बन फिर से अरेंज करिए और ब्रोमीन की पोजीशन बदल दीजिए। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। 3 ब्रोमो पेंटेन। तो ये है 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अभी भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री हैलाइड है। तो कई लोग इसको 3 डिग्री लिखते हैं, याद रखिएगा 3 डिग्री नहीं। उसके बाद अब आप अगर फिर से 5 कार्बन बना करके ब्रोमीन लगाएंगे और आगे शिफ्ट करेंगे तो आपकी IUPAC नेमिंग सेम बन जाएगी जो आपने कर चुके हैं। इसलिए अब आप 5 कार्बन को हटा दीजिए, अब आप 4 कार्बन लगा लगा के सोचिए कि 4 कार्बन आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम 4 कार्बन लगाते हैं और बचा हुआ 5वां कार्बन हम उसको ब्रांच कर देते हैं। जहां पे आप ब्रांच करना चाहें वहां पे आप कर सकते हैं। लेट्स से आपने यहां पर ब्रांच कर दिया, मतलब चौथा कार्बन आपने यहां लगा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, इसी वाले फॉर्मूले में ब्रोमीन की पोजीशन बदलते चले जाएंगे। तो एक ब्रोमीन आप यहां लगा सकते हैं, तो उसका नाम होगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ध्यान से देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हुआ 1 डिग्री। नेक्स्ट, अब आप ध्यान से देखिए इसी कंपाउंड को आप फिर से बना लीजिए, क्योंकि अभी भी इसमें पॉसिबिलिटीज और भी हैं। अब आप क्या करिए, ब्रोमीन को सेकेंड पोजीशन पे लगा दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, देखिए ध्यान से देखिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया 2 डिग्री हैलाइड। 6th, अब आपके पास अभी भी पॉसिबिलिटी है तो आप यही स्ट्रक्चर बनाइए और फिर से IUPAC नाम Br नई पोजीशन पे लगा के करिए। तो अब की हम Br की पोजीशन बदल देते हैं, Br अब की लगा देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। अब सारी पॉसिबिलिटीज इस कंपाउंड में खत्म हो चुकी है, तो इसका नाम पहले आप लिख लीजिए, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 1 2 3 4। दिस इज 2 ब्रोमो and 2 मिथाइल ब्यूटेन। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन, ये देखिए वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। क्या हो जाएगा 3 डिग्री। 7th में अब आप कहीं पे भी इसमें लगाएंगे तो वही बात बन जाएगी, इसलिए अब आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप क्या करिए कि आप यही 4 कार्बन बनाइए। पहले आपने सेकंड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी बच्चों को ध्यान देना है कि अब मैं किस तरह से इसमें कुछ और काम करने जा रहा हूं।
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करिए और सोचिए अगर कोई नया कंपाउंड बन सकता है तो। थोड़े से चेंजेस करने पे अगर कोई नया कंपाउंड बन सकता है तो बिल्कुल सोचिए। तो कोई बन सकता है तो मेरे को बताइए बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन लगा दें और यहाँ पे हम CH3 लगा दें, तो क्या ये कंपाउंड बन चुका है कि ब्रोमीन और CH3 इस एकदम इस तरह से एडजेसेंट हो? अभी नहीं बना है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी यहाँ पे क्या नाम बना, और अगर नाम सेम बन जाए तो कैंसिल कर दीजिएगा। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये नाम रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है, ये नाम रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये हो गया 1 डिग्री। एट्थ वाले में अब आप क्या करिए कि 4 कार्बन की पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी अब हमको लग रहा है नहीं है, इसलिए आप क्या कर लीजिए, एक ही कार्बन पे आप इस तरह से अरेंजमेंट बैठा लीजिए। और 5 कार्बन है तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 ही हो सकती है, उसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। तो इससे ज्यादा मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो इसका नाम अगर आप देखेंगे तो क्या होगा नाम इसका नाम होगा 1 2 3, 3 से बड़ी चेन बन भी नहीं सकती, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ अकेले एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अकेले सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हुआ 1 डिग्री। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो CX बॉन्ड का नेचर, X आप जानते हैं क्या क्या हो सकता है? X होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमियम। तो आपको क्या करना होगा, जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको लिखवा भी देता हूं अलग से। तो उस बात को बल्कि आप लिख लीजिए, तो मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखवा देता हूं। लिखिए आप, लिखिए सिंस हैलोजन atoms are more electronegative, ये सभी बच्चे जानते हैं कि हैलोजेंस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही होगी, यानी कि 10 कार्बन। द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, द कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। क्यों पोलराइज हो गया? पोलराइज का मतलब चार्जेस क्रिएट हो गए होंगे। क्यों क्रिएट हो गए? क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा, एक की कम है तो वो दे रहा होगा, यानी एक पे प्लस आया होगा एक पे माइनस आया होगा। तो द कार्बन एटम bears a partial positive charge, whereas the halogen atom bears a partial negative charge। तो ये बात आप समझ गए होंगे, मैंने आपको ये बात बताने के साथ साथ लिखवा भी दी है। तो अगर आप इस बात को समझ करके लिखना चाहें तो कॉपी में आप लिख भी सकते हैं कि ये देख सकते हैं ये कार्बन है और ये हैलोजन है, तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस आता है और इसके ऊपर पार्शियल माइनस आता है।
और यहाँ पे एक कहानी जनरेट हो जाती है एक्स के नेचर पे, क्योंकि सी एक्स में सी का तो नेचर बदलेगा नहीं, लेकिन एक्स अपना नेचर बदल सकता है। एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है और पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता चला जाता है। यानी कि जितना साइज छोटा होगा उतना सी और एक्स के बीच के एटम्स पास पास होंगे। एटम्स जितना पास होंगे उनके बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक्स का साइज जितना छोटा होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि एटम्स जितने ज्यादा पास होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी और बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, या बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो एटम जितने छोटे होंगे, साइज उनका उतना छोटा होगा, वो उतने ज्यादा पास आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे एटम का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा जैसे फ्लोरीन, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। तो अब आप इस बात को लिख लीजिए, वरना ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाली है। और एग्जाम पे इस पे जब क्वेश्चन बनेंगे बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ या डाइपोल मोमेंट पे, तो आपके क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे। इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनने के साथ साथ उसको लिखिए जरूर। तो सिंस द साइज ऑफ halogen atom increases, since the size of halogen atom increases as we go down the group, as we go down the group in periodic table। तो आपको याद रखना होगा फ्लोरीन atom is the smallest and iodine atom the largest। Consequently, आगे लिखिएगा, consequently, दो बातें आपने और निकाल ली। The carbon halogen bond, the carbon halogen bond also, consequently the carbon halogen bond, ध्यान दीजिएगा, consequently the carbon halogen bond length, consequently the carbon halogen bond length also increases from CF to CI। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जितना साइज छोटा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, जितना साइज बड़ा होगा, आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपको ये बात पूरी तरीके से ध्यान देनी है, और अगर आप ध्यान ना दे पाए अभी भी तो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली एक टेबल बना करके समझा देता हूँ। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको पढ़ने का समय बिल्कुल आगे नहीं मिलेगा, और आप सोचेंगे कि यार ये पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है, या किसी ने पढ़ाया नहीं सही ढंग से। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी होगी, और बड़े बड़े एग्जाम्स में ये बात आ जाती है। आपको कोई वैल्यूज नहीं लर्न करनी है, मैं तो आपको सिर्फ ऑर्डर लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। तो यहाँ पे बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड होगा? यहाँ पर बॉन्ड लेंथ हम लिखने जाएंगे कि बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो पिकोमीटर में होती है, तो आप पीएम लिख सकते हैं। और यहाँ होता है CX, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है बच्चों वो किलो जूल पर मोल में होती है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम लोग मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में। तो नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डीबाई। क्या नाम होती है?
डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है डी बाय। डायपोल मोमेंट किसको मेजर करता है? पोलैरिटी को। जितना ज्यादा पोलर होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जैसे तुम क्लास लीव करते हो तो कहते हो बाय, तो बाय के आगे लगा दो डी, यानी कि डी बाय। इसका मतलब बाय बाय कभी ना करो, ठीक है। तो डी बाय डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है, ये आपको याद रखना होगा। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है आपका CF बॉन्ड, दूसरा है आपका CH3Cl बॉन्ड, तीसरा है आपका CH3Br, चौथा है आपका Ci बॉन्ड यानी कि CH3I। तो मैंने वैलेंसी कंप्लीट करने के साथ लिखा है। अब आप देख लीजिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होगी? जिसमें एटम सबसे ज्यादा पास होंगे साइज छोटा होने की वजह से। तो अगर आप देखें ऊपर से जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं तो जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती चली जा रही, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता चला जा रहा है। उसी तरीके से अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी देखें तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ऊपर से नीचे जाने पे कम होती चली जा रही है, क्योंकि ऊपर साइज छोटा था तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन हम जैसे ही ऊपर से नीचे गए साइज बढ़ गया, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ऊपर देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, एटम का साइज भी सबसे छोटा है, तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा ऊपर होगी, तो ऊपर का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डाइपोल मूवमेंट यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो पोलैरिटी है वो कम होती जाएगी। और बच्चों मॉलिक्यूल्स की जो पोलैरिटी होती है वो मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है √NN+2। डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √NN+2 डिवाइड, और यहाँ पे जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में, उसमें डाइपोल मोमेंट की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, जो हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट होती है डी बाय। क्या होती है? डी बाय, बोलो डी बाय, डी बाय। तो डाइपोल मोमेंट where n is number of unpaired electron, where n is number of unpaired electron. This is very important theory जो आपको याद रखनी होगी कि आपने इसमें क्या देखा आखिर। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर मैंने होमवर्क दिया है, आपको ये होमवर्क करना होगा घर पे। क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मैंने आपको IUPAC नेम दे रखा है, आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। पहला कंपाउंड है 2-chloro-3-methyl-pentene, दूसरा है 1-chloro-4-ethyl cyclohexane, तीसरा है 4-tertiary butyl 3-iodo-heptane। तो नेक्स्ट है 1,4-dibromo-butene, फिर नेक्स्ट है 1-bromo-4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक था टर्शियरी ब्यूटाइल, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2-methyl बेंजीन। तो आपको ये IUPAC नेमिंग गिवन है, आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। जब आप स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे तभी आप सीख पाएंगे।